तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परिसंघीय व्यवस्था के बारे में। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि भारत जो है संघवाद है, संघवाद देश है, ऐसा कुछ सुना होगा। ठीक है ना। फिर आपने सुना होगा कि भारत संघीय देश है, ऐसा भी सुना होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग परिसंघीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी कि भारत का जो राजनीतिक प्रणाली है ये परिसंघीय है। परिसंघीय क्यों है ये अभी हम बताने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, ये जो वीडियो हम बनाए हैं ना, ये एक एक नोट्स आई मीन जो हम मतलब जो हम लिखते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट है, जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए हम बनाते हैं। ठीक है। तो चलते हम लोग आगे। ठीक है। तो परिसंघीय व्यवस्था क्या है? परिसंघीय व्यवस्था ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें विभिन्न राज्य, देखिए एक एक वर्ड को ध्यान लगा के देखते रहिए आप लोग। ठीक है। विभिन्न राज्य समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ संयुक्त होते हैं। यानी कि हम लोग ये देखते हैं ना कि कि शक्तियों का बंटवारा जो है, ये भी एक प्रकार से वही है। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं करना है, शक्तियों का बंटवारा करना है ना। तो यही सब चीज़ें, यानी कि जब सभी राज्य समान उद्देश्यों, एक ही उद्देश्य है और सभी समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ संयुक्त होते हैं, उसे हम लोग परिसंघीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। फिर इसमें क्या है? इसमें इनकी अपनी कार्यकारिणी तथा विधायिका होती है, परंतु इनकी शक्तियों पर केंद्र की सीमाएं होती है। देखिए, अगर केंद्र को सीमाएं, अगर केंद्र का जो शक्तियां हैं उनको, उन पर अगर सीमाएं स्थापित नहीं किया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। ठीक है। तो फिर हम लोग देखते इसका विषय वस्तु देखते हैं कि ये कब लाया गया, कैसे लाया गया। ठीक है। आधुनिक युग में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम एवं आदर्श परिसंघ के रूप में माना जाता है। अमेरिका को माना जाता है, याद रखिएगा, क्या आदर्श परिसंघ के रूप में माना जाता है, जबकि कनाडा और भारत को अर्ध परिसंघीय माना जाता है। देखिए, यही यूपीएससी का क्वेश्चन था 2019 या 2020 का। आप एक बार मेंस का देख लीजिए, पेपर 2 है जो है, उसमें यही क्वेश्चन आया था कि भारत जो है परिसंघीय है, कैसे है आप बताइए। तो भारत परिसंघीय होने के साथ साथ भारत अर्ध परिसंघीय भी। अर्ध परिसंघीय क्यों है ये अभी बताएंगे आपको। ठीक है। देखिए, जैसे कि परिसंघीय व्यवस्था में क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या होता है परिसंघीय व्यवस्था में। तो पहला होता है द्विस्तरीय सरकार, यानी कि 2 गवर्नमेंट रहता है, उसमें संघ रहता है और प्रांत रहता है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। तो सॉरी, देखिए क्या है ना कि हम लोग अगर परिसंघीय व्यवस्था कहते हैं कि भारत अर्ध परिसंघीय व्यवस्था है, तो भारत अर्ध परिसंघीय क्यों है? तो पहली बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारत में 2 स्तरीय गवर्नमेंट है, यानी कि संघ है और राज्य है। ठीक है, प्रांत यानी कि राज्य हो गया। ठीक है। फिर क्या है? भारत का लिखित संविधान है। भारत में जो संविधान है वो सर्वोच्च है। ये देखिए, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया है ना। क्या है ना कि थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, सर्वोच्चता हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्चता, देखिए ऐसे सर्वोच्चता। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना। फिर देखिए क्या है? भारत में शक्तियों का बंटवारा है। संघीय विवाद समाधान हेतु एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान। देखिए, यही एक सिंगल क्वेश्चन आ गया था, ऐसा क्वेश्चन। भारत परिसंघीय व्यवस्था है, इस ये कैसे पता चलता है? उसमें अलग अलग चीज़ लिखा हुआ था। ठीक ना, कि विधायिका विधायिका कार्यपालिका पर निगरानी रखता है, ऐसा कुछ कुछ था, है ना। लोकसभा राज्यसभा है, या फिर उसके साथ साथ एक वर्ड और भी था। ये वो था ना कि भारत का जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। इसी स्वतंत्र से हम लोग को पता चलता है कि भारत जो है परिसंघीय व्यवस्था को स्वीकार करता है। ठीक है। फिर क्या देख लीजिए, संघ के स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी कि जिस तरह से संघ में होता है उस प्रकार से राज्यों में का भी प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है। फिर देख लीजिए, हम लोग क्या चलते हैं, फिर इसका नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, क्या है। तो देखिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है घर से वीडियो बनाते हैं ना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, सॉरी इसके लिए ना। फिर देखिए क्या है, तो ये सब जहाँ भी आएगा इसका मतलब है कि ये सारा चीज़ भारत के संघवादी प्रणाली को बताता है। ठीक है। फिर देखिए क्या है, भारत का जो संघीय व्यवस्था है इसको हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है वहाँ से हम लोग लिए हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। फिर देखिए, अच्छा एक बात आप लोग ध्यान दिए होंगे, अगर इस वीडियो को आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं ना, तो आप लोग एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। उस वर्ड का नाम है एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, देखिए इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ACCESSION, है ना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है ना, इस वर्ड को भी 1935 के अधिनियम से लिया गया है, और इसका मतलब है कि भारत का राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अब बोलिए, अब लोग सोचिएगा कि ये वर्ड कहाँ से आया, ये पढ़ाते पढ़ाते वो वर्ड को अब क्यों लेकर आ गया। तो ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कि 1935 के अधिनियम से के साथ जुड़ा हुआ था, ये कहाँ दिखता है?
तो ये भारत का राज्य का नीति निर्देशक तत्वों में दिखता है, यानी कि डीपीएसपी में ये वर्ड दिखता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बट आप लोग क्या है ना कि एक एक वर्ड को थोड़ा सा सुन लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या है, 1935 के माध्यम से किया गया था। इसके द्वारा क्या क्या किया गया था देख लीजिए। इसके द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की संकल्पना का निर्धारण किया गया था। राज्य एवं रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। ठीक है, फिर क्या है, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता को प्रारंभ किया गया। देखिए यहीं से एक क्वेश्चन आया हुआ है जो अभी लास्ट में दिखाने वाले हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है वो दिखाने वाले हैं। देखिए 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में, याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैत शासन, केंद्र में नहीं, प्रांतों में द्वैत शासन कहाँ, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त किया गया था और प्रांतीय स्वायत्तता को प्रारंभ किया गया था। यानी कि प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता को प्रारंभ किया गया। ठीक है, और इसी के माध्यम से केंद्र में द्वैत शासन को स्टार्ट किया गया था। याद रहेगा, ये क्यों बता रहे हैं ना, अभी आपको पता चल जाएगा, इसका क्वेश्चन मिलेगा तब। ठीक है, फिर देख लीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के कुछ प्रावधानों ने परिसंघीय संविधान का प्रारूप निर्धारित कर दिया था जो निम्नलिखित, यानी कि हम लोग को जो भारत का जो परिसंघीय संविधान है इसका एक स्वरूप जो है हम लोग को 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही पता चल जाता है। कैसे पता चलता है देख लीजिए। यहाँ पर पहली बात है, इसमें द्विसरकार का प्रावधान किया गया था, यानी केंद्र और राज्य। ठीक है, इनके कार्यों के निष्पादन एवं उन्हें सुविधाजनक बनाने हेतु एक लिखित संविधान का निर्माण किया गया। ये भी सही बात है। देखिए ये अभी हम क्यों बता रहे हैं ना, ये हम क्यों नोट्स में शामिल किए हैं। क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के स्वरूपों को बताएं, और इसी में क्वेश्चन ये जुड़ा हुआ था कि क्या 1935 का संविधान, 1935 का जो अधिनियम है उसी को हम लोग आज संविधान, हम लोग का संविधान जो पारित किया गया था, क्या उन सभी चीज़ों को जोड़ा गया था या फिर कुछ हटाया गया था, कुछ और एक्स्ट्रा से जोड़ा गया था। इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, फिर देखिए क्या क्वेश्चन है, फिर देखिए क्या है, इसमें क्या है, 321 अनुच्छेद को जोड़ा गया था और 10 अनुसूचियों को जोड़ा गया था। ठीक है, फिर देख लीजिए, शक्तियों का बंटवारा था, है ना, राज्य सूची था, केंद्र सूची था और संवर्धित सूची था। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि शक्तियों का बंटवारा और यानी कि राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्धित सूची, यानी कि क्वेश्चन ये रहेगा कि सूचियों के बारे में किस अधिनियम में बताया गया है। यानी कि ये जो सूची जो है ना, जैसे कि राज्य सूची है, केंद्र सूची है, संवर्धित सूची है, इन सूची के बारे में पहली बार किस अधिनियम में बताया गया, तो 1935 के अधिनियम में बताया गया। ठीक है, फिर देखिए क्या है, प्रांतों को स्वायत्तता, पृथक पहचान, विधि बनाने का दायित्व और उसको लागू करने का अधिकार दिया गया था। किसमें, 1935 का अधिनियम में दिया गया था। तो अभी तक जो हम लोग देखे हैं, यानी कि 1935 का अधिनियम एक प्रकार से सही है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ कमियां भी हैं, वो कमियां भी बताएंगे हम, तभी तो मेंस का मतलब क्वेश्चन बनेगा ना। क्वेश्चन में सिर्फ ये नहीं लिखना है ना कि आपको 1935 के अधिनियम में क्या क्या अच्छा के साथ साथ, यानी कि प्रो के साथ साथ कुछ कॉन्स भी लिखना आपको होगा। ठीक है, तो ये कुछ है। फिर क्या है, प्रांतीय विषयों का संचालन मंत्रियों के द्वारा किया जाता था, जो मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करते थे तथा विधानमंडल के प्रति जवाबदेह थे। इसके द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना, यानी सेम यही एक प्रकार से ये भी एक क्वेश्चन है कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया। अब हम लोग देखेंगे कमियां क्या था। अगर आप लोग शायद 2020 या 21 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, 1935 का जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना, आप एक बार देख लीजिएगा मेंस का क्वेश्चन में, पेपर 2 में। अगर आप लोग अभी तक यहाँ तक बने हुए हैं मेरा वीडियो में, तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि हाँ ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था। अगर इस चीज़ को आप उठाकर अगर लिख देते तो आपका उसमें 10 या 12 नंबर का कुछ था, 150 नंबर का नहीं, शायद 250 वर्ड का था वो क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि 15 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, फिर देखिए इसमें कुछ कमियां क्या है। 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित संघ में रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था। भाई अगर आप जो रियासत था, 565 रियासत था ना, आपके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और मेनन जी थे, इन लोगों ने मिलकर रियासतों को सम्मिलित किया था भारत में। अगर रियासतों का सम्मिलित होना एक वैकल्पिक दे दिया था, तो हर रियासत कहता है कि हम अलग देश बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना, जूनागढ़ वगैरह के नाम पता सुना होगा आपने, हैदराबाद के बारे में, इन लोग सब कोई कहता है अलग अलग अपना अलग अलग क्या बनाएंगे, देश बनाएंगे। तो इससे तो क्या होता है, इससे तो और बढ़ जाता है ना भारत ना। ठीक है, तो ये कमियां था। फिर क्या, संघ के अस्तित्व में आने के लिए आवश्यक था कि रियासती प्रतिनिधियों में न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें शामिल है।
एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं वीडियो बन रहा है कि नहीं, ठीक है ना, प्लीज़, है ना। उस ठीक है, बन रहा है, सॉरी, है ना। तो फिर क्या है, संघ के अस्तित्व में आने के लिए आवश्यक था कि रियासती प्रतिनिधियों में न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें शामिल हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए संघ अस्तित्व में नहीं आया। कमियां पता चल गई आपको ना। 1935 के अधिनियम में निम्न प्रावधान संघीय भावना के विपरीत थे। क्वेश्चन यही से आता है, ठीक ना, कि 1935 के अधिनियम में कौन कौन सी कमियां था जिस कारण से ये पूरी तरह से आज के भारतीय संविधान में जुड़ा हुआ नहीं है। आज अगर 1935 का हम लोग अधिनियम पढ़ते हैं ना, तो 1935 का अधिनियम का बहुत सारा चीज़ों को हटा दिया गया था हमारे संविधान में, ठीक है, जोड़ा नहीं गया था। तो उसमें क्या क्या विपरीत था वो देख लेते हैं। देखिए, गवर्नर जनरल केंद्र में समस्त संविधान का केंद्र बिंदु था। अगर गवर्नर जनरल को समस्त संविधान केंद्र बिंदु बना दिया जाएगा तो ये परिसंघीय व्यवस्था कैसे हो जाएगी बताइए। हाँ, अगर केंद्र को ही सर्वशक्ति बना दिया जाएगा तो राज्य क्या करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो ये नहीं हो सकता है। फिर क्या है, उसने अनुदान मांगों में कटौती करने, विधानमंडल द्वारा अस्वीकार किए गए विधेयकों के अनुमोदन, विभिन्न विषयों पर अध्यादेश जारी करना। देखिए, अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी 1935 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को दिया गया था, ठीक है। एवं सरकारी कारणों को रोक लगाने का अधिकार प्राप्त था। इससे अधिनियम के वास्तविक क्रियान्वयन में रुकावटें आती है। फिर ये क्या है, इसमें संघीय न्यायालय के ऊपर प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, जो परिसंघीय व्यवस्था के विपरीत था। परिसंघीय व्यवस्था में तो ऐसा बात है नहीं, ठीक ना, कि आप मान लीजिए कि हमारा भारत सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई निर्णय दे देता है और फिर आप उस चीज़ को लेके चल जाते हैं प्रिवी काउंसिल के पास। मान लीजिए प्रिवी काउंसिल तो भी हालांकि है नहीं, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय देता है फिर आप चल जाते हैं प्रिवी काउंसिल के पास, तो सर्वोच्च न्यायालय का मतलब उसका तो एक दिक्कत है ना भाई, है ना। सर्वोच्च न्यायालय तो सर्वोपरि, उनका निर्णय सर्वोपरि है, ठीक है। तो इससे परिसंघीय व्यवस्था के विपरीत है ये बात। इस अधिनियम के द्वारा एक अनम्य संविधान प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। फिर क्या है, संविधान संशोधन की शक्ति ब्रिटिश संसद में निहित थी। क्या ऐसा हो सकता था कि अगर हम लोग 1935 के 1935 का अधिनियम में ये जो बात लिखा हुआ था कि संविधान संशोधन की शक्ति ब्रिटिश संसद में निहित रहती, तो दिक्कत हो जाता ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। संघीय बजट का लगभग 80% भाग ऐसा था जिस पर विधानमंडल मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था। अभी तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गया। आप संघवाद को लेकर आ रहे हैं और संघवाद को लेकर आकर आप बोल रहे हैं कि 80% भाग को विधानमंडल उसमें मत नहीं दे सकते, तो गलत बात है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि ब्रिटिश हितों को बढ़ावा देना और भारतीय संप्रभुता को सीमित करना। देखिए, यही इंपॉर्टेंट है। 1935 का अधिनियम जो है भारतीय संप्रभुता को सीमित कर रहा था। ये तो सीमित ही है, ये सब क्या है, ये सब सीमित ही है ना। संविधान संशोधन का शक्ति ब्रिटिश संसद में था, ये सब तो सीमित कर रहा है ना भारतीय संप्रभुता को, है ना। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये तो सही है, अभी बताया ना। एक निर्वाचित विधानमंडल, अच्छा नीचे से देखते, नीचे से, ठीक ना। अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग कर दिया। केंद्रीय बजट से प्रांतीय एक देख लीजिए, केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग करना ये 1919 के प्रावधान में था। किसमें था? 1919 के अधिनियम में था। तो यानी कि ये गलत हो गया, यानी कि ये गलत, तो ये गलत और चारों से ये भी गलत हो गया। फिर देखिए, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, हम क्या बोले थे कि प्रांतों में जो द्वैध शासन था तो खत्म किया गया था और केंद्र में द्वैध शासन को शुरुआत किया गया, तो सही हो गया। एक निर्वाचित विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी सरकार के साथ प्रांतीय स्वायत्ता, ये भी सही बात है भाई, प्रांतीय स्वायत्ता तो दिया गया था लोगों को, है ना। तो यानी कि 1 2 3 आंसर सही हो गया। यहाँ पर जो था, अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग कर दिया, ये 1919 का अधिनियम में था, याद रखिएगा। अब ये जो बनाए हैं ना क्वेश्चन, इसी का एक नोट्स बनाए हुए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। देख लीजिए आप लोग। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया, संघीय, प्रांतीय, समवर्ती। हो गया। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, हम बोले भाई ना, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर एक निर्वाचित विधानमंडल के साथ उत्तरदायी सरकार के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत। यानी कि क्वेश्चन ये रहेगा कि प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत किस अधिनियम में शुरुआत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम में शुरुआत किया गया था, ठीक है। फिर देखिए क्या है, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था भाई, तो भाई सही बात है। संघीय सूची के तहत विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित, है ना। फिर देखिए क्या है, ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, वाला पढ़ लीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने, देखिए
अभी जो बताएं 4th नंबर वाला जो था, ने पहली बार केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग किया था। ये एक अलग क्वेश्चन है, ये अलग ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो एक कुछ कुछ वर्ड जो बताएं, जो ये प्रीलिम्स के लिए है, जैसे कि ये प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किया गया था ना, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया था, केंद्र में द्वैत शासन को शुरुआत किया गया था, प्रांतीय स्वायत्तता बता दिए, आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया था, है ना। फिर क्या है, फिर है जैसे कि फिर है जैसे कि अ, अ, फिर एक सेकंड, हाँ, संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था, है ना। फिर यहाँ पर है शक्तियों का बंटवारा किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची में ना। ये सब प्रीलिम्स के लिए है। और बाकी हम जो बताए अभी आपको ना, ये सब जो है, जैसे क्या इसमें क्या प्रो है, क्या कौन से, ये जो है मेंस के लिए, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।